आपकी अच्छी तैयारी सीटेट में होने के बावजूद भी आपका कॉन्फिडेंस लो है? क्या आप गुड मार्क्स से सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं? क्या आपको घबराहट हो रही है कि कहीं मेरा अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी मेरा ख़राब नंबर ना आ जाए? तो चलिए आज इसी को इस वीडियो में दूर करेंगे। तो चलिए इससे पहले आप एक एक वीडियो को लाइक करके फ्री हो जाइए, फिर इस वीडियो को हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, इसको ध्यानपूर्वक अब समझिएगा अच्छा से, क्योंकि यह वीडियो यूट्यूब पर कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। ये देखिए, आपकी जैसी भी तैयारी है, मैं यहाँ पे जो कुछ भी बताऊँगा इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा होने वाला है। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, विश्वास के साथ देखिएगा। अगर विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो अभी स्किप कर दीजिएगा, वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए, जिसको भी देखना है देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शेखर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी जैसे कि सीटेट एग्ज़ाम है तो इसमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे और पेपर में जो भी क्वेश्चन है, जिस प्रकार का क्वेश्चन है उस प्रकार से कैसे हल करेंगे, मैं उसी के बारे में आज सिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा। विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर। बस ये वीडियो 10-15 मिनट का हो सकता है, लेकिन अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस ला देगा। इतना ही ये काफ़ी है इस वीडियो, एक ही वीडियो। तो चलिए हम लोग मेन अपने पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, मैं पेपर क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर क्वेश्चन शो कराकर फिर मैं बताऊंगा कि किस सिचुएशन में किस प्रश्न का कैसे आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कहानी सुनने से। तो देखिए, सबसे पहले तो छोटे बच्चे, जैसे आप ही खुद छोटे बच्चे को महसूस कीजिए और स्वयं टीचर को भी महसूस कीजिए। अगर आप छोटे बच्चे होते, कक्षा 1 से 5 का विद्यार्थी अगर होते तो आप कैसे सोचते, ये सोचना होगा। दूसरी ये सोचना होगा कि अगर आप टीचर होते प्राइमरी का तो आप तब किस तरह सोचते बच्चे के बारे में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का आंसर देंगे, कभी गलत होगा ही नहीं। सीटेट इसी बेस पे चलता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न है कि कहानी सुनने से होता क्या। देखिए, कहानी सुनने से क्या होता है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, या फिर बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को अनुशासित करना बहुत डिफिकल्ट कार्य होता है, तो इसमें बहुत ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसको ऐसे कर दीजिएगा, एलिमिनेट करके आंसर देंगे, समझ में आ जाएगा, अपने आप सही आंसर पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। शोरगुल होता ही होता है, इसी को माना जाता है कि पढ़ाई हो रही है। चुपचाप शांत बैठेंगे बच्चे तो क्रिएटिविटी कुछ उसमें शो नहीं होगा। इसका मतलब कि ये भी प्रश्न, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे तो प्रसन्न होंगे ही, गलत काम में भी प्रसन्न होंगे, तो ऐसे नहीं, इसका भी ऑप्शन ही कट जाएगा। एक ही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होगा। जैसे कि मैं कहानी कहूँगा, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, जब मैं कहानी कहूँगा तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सोचेंगे, समझेंगे। एक वीडियो क्लिप दिमाग में बनता है, तो उसमें आप सोचेंगे कि इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद कैसे होगा, क्या होना चाहिए। बच्चे ऑटोमेटिक सोचने लगते हैं और उनके कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होना शुरू हो जाता है। तो कहानी सुनने से ये जो बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से लो प्रश्न से हार्ड प्रश्न की ओर जाएंगे। सबसे पहले छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आसान होता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं, गलत ऑप्शन टिक करके चले आते हैं, बाद में पता चलता है कि गलत है। तो छोटे छोटे प्रश्न से हम कुल मिलाकर 7 से 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको जितने भी प्रश्न बनते हैं अलग अलग प्रकार से, सभी 8-10 प्रकार से ही बनते हैं प्रश्न। अभी आपको दिखेगा, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगा। अपने ज़िंदगी का बस 10-15 मिनट निकाल कर इसको देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। बच्चे के लेखन कौशल, क्वेश्चन 2 है, बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। बेहतर विधि की बात कर रहा है। सुंदर लेख का अभ्यास। अब ये बताइए, अभ्यास खूब करवाएंगे कि सुंदर लिखो, रोज 10 पन्ना 20 पन्ना लिखवाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना। जैसे मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ तो मैं बोलूँगा तो बच्चे लिखेंगे, इसे कहा जाता है श्रुत लेख। अब एक है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। प्रश्नों के उत्तर लिखने से क्या होगा, अब देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना थोड़ा सा ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या ये इसमें, देखिए इसका ये आंसर सही है।
अपने अनुभव को बच्चे अगर लिखेंगे तो क्रिएटिविटी भी आएगी, थिंकिंग भी बढ़ेगा। तो बच्चे जैसे कि अब सारे चिंतन का बच्चों में अब सारे चिंतन का विकास होगा। तो देखिए ये वाला इसमें होगा कि नहीं, देखिए कैसे प्रश्न का आंसर दिया जाता है। सुंदर लेख लिखने से कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा नहीं होगा। राइटिंग थोड़ा सा ठीक रहेगा, बहुत अच्छा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये बताइए अपने अनुभव को लिखेंगे बच्चे तो उसमें तो राइटिंग भी ठीक होगा, मतलब लेखन कौशल भी अच्छा होगा। और साथ में वो अपना जब अपने ऊपर बीती हुई बातें या फिर देखा हुआ चीज़ जब लिखेंगे, अनुभव किया हुआ चीज़ लिखेंगे तो कुछ क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा और साथ में राइटिंग भी अच्छी होगी। और देखिए ये पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो उसमें भी राइटिंग वाली बात हो गई, लिखावट वाली बात होगी, लेखन कौशल वाली बात होगी। ये बताइए ये वाला इसमें है कि नहीं? ऐसे ही ऑप्शन को टिक किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए तीनों ऑप्शन, ये मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये वाला सेकंड ऑप्शन को छोड़िए, बाकी ये वाला इसमें है, ये वाला भी इसमें है, और ये सुन कर लिखने वाले भी लिखने ही वाली तो बात हो रही है, तो ये भी इसमें है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसी में ये सभी है, तो हमको यही ऑप्शन टिक करना होगा। महसूस कीजिए ऐसे ही लगता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन से अब टर्निंग पॉइंट रहेगा। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे सीटेट में? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्वेश्चन 3 है। तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? चुनौतियों से देखिए टीचर को भागना नहीं है, बिल्कुल चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे कि समावेशी शिक्षा है तो अलग अलग, जैसे कि स्टेट के बच्चे आ गए, मान लीजिए अलग अलग गांव के बच्चे आ गए, तो मान लीजिए कुछ बच्चों की जैसे कि भाषाएं अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि घरेलू भाषा बच्चे बोलते हैं तो समझना पड़ेगा सबको, मैंने मतलब ये नहीं कि इग्नोर नहीं करना है। कोई बच्चा मान लीजिए कि टमाटर को कुछ और भाषा में बोल रहा है, कोई दूसरा बालक उसी को कुछ और बोल रहा है, तो हो गया ना विभिन्नता में एकता वाली बात होगी। तो ऐसे सब मतलब कि उसको अनदेखा नहीं कर सकते, उसका सामना करना पड़ेगा। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षक के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना होगा, मतलब तय करना होगा, या फिर बच्चों के भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना है, या फिर बच्चों की भाषा को संचार के साधनों के प्रभाव से मुक्त करना है। फोर्थ ऑप्शन कर रहा है कि भाषा संसाधनों का अभाव। ये बताइए कि चुनौतियाँ यही है शिक्षा का कि उसमें भाषा संसाधन का अभाव रहेगा? ये सब चुनौतियों में तो नहीं आएगा। फिर बच्चों की भाषा को संचार के साधनों के प्रभाव से मुक्त करना है। मुक्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उसमें मुक्त करने की क्यों बात की जाएगी? तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा अपने आप में। देखिए एलिमिनेट ऐसे ही किया जाता है। और उसके बाद बच्चों की भाषा सीखने के महत्व से परिचित तो ठीक रहेगा, बच्चे समझेंगे तो ठीक है, लेकिन बस परिचित कराना नहीं रहेगा। अब ये देखिए इससे और इसमें, इन दोनों ऑप्शन में कौन सबसे बढ़िया ऑप्शन लग रहा है? आप खुद समझ गए होंगे कि पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तय कौन करेगा? शिक्षक। तो ये होता है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो ये शिक्षक तय करता है भाषा शिक्षक के रूप में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसकी का देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो पेपर में आता है ऐसे तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे लगेगा, या तो छोड़ देंगे सर, या तो पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, यहाँ आते आते छोड़ देंगे सर। देखिए ये सब प्रश्न को हल करना बहुत आसान होता है। कैसे? आप देखिए जैसे कि एक एक्सर्शन है, एक रीजन होता है। तो पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, ये लिखा है। फिर रीजन दिया है कि क्यों, यहाँ पे क्यों की लिख दीजिए समझने के लिए, जैसे कि यहाँ पे क्यों की लिखिए। फिर शिक्षक को अधिगमकर्ताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि एक्सर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन है सही व्याख्या है एक्सर्शन का। दूसरा कह रहा है कि एक्सर्शन और रीजन दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है एक एक्सर्शन का। थर्ड कह रहा है एक्सर्शन सही है, रीजन गलत है। या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक्सर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? पहले प्रश्न को पढ़िए। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। यहाँ पे आप क्योंकि जोड़ लीजिए अपने से, क्योंकि अब देखिए उसके बाद ये उसमें सेट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि शिक्षक को अधिगम करता है तो अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल सही हो रहा है। और व्याख्या भी कर रहा है, सही हो रहा है तभी तो व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए एक्सर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो रीजन है, ये वाला रीजन है, इसकी व्याख्या सही कर रहा है।
इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरा भी देख लीजिए कि एक्सर्शन और रीजन दोनों सही है, दोनों सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन सही व्याख्या नहीं है एक्सर्शन का, मतलब ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा तो है ही नहीं, सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इसीलिए पहले पर टिक हुआ है। देखिए पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ता हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उसके अनुकूल बनाना होगा, शिक्षक को बनाना चाहिए उसके अनुकूल, शिक्षा शास्त्र के अनुकूल बच्चों को। अधिगमकर्ता कौन होता है? बच्चे ही तो ऐसे इसको हल किया जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5, अब इसके बाद अब अच्छा क्वेश्चन आएगा और उसको हल कैसे करेंगे देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, तो 5 में क्या कर रहा है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी प्रकार में क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सभी प्रश्न को रखा भी हूँ और ये सभी पूछा जा चुका है प्रश्न, ये पहली बात है, आप लोग का फायदा भी हो जा रहा है। अब प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी आप सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं, लिखा हुआ है सक्रिय अन्वेषण द्वारा। अन्वेषण का मतलब होता है डिस्कवरी, खोज द्वारा। अब खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, जैसे कोई पदार्थ है, कोई आइटम वगैरह है, सब कुछ उस पर प्रयोग करके, या फिर सहपाठी और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। इसमें से कौन ऑप्शन बताइए सही है, कौन कौन सही लग रहा है, कौन गलत है? आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, फिर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, ये सक्रिय अन्वेषण द्वारा भी होता है, खेल द्वारा भी होता है, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा भी होता है, और सहपाठियों और वयस्कों के साथ सहभागिता द्वारा भी होता है। मतलब कि इस तरह कहा जाए तो 1, 2, 3 और 4 मैंने ये चारों ऑप्शन जो है सभी सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तीसरा ऑप्शन है BCD, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ACE या फिर ACE लिख दे रहा हूँ, ठीक। 4 ऑप्शन है इसमें। अब बताइए, ये लिखा हुआ है खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। एक खेजड़ी वृक्ष होता है, सबसे पहले बताइए खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? तो वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलता है, और रेगिस्तानी क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में है। तो देखिए खेजड़ी वृक्ष के बारे में कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है। पहला ABCD करके दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया है कि कौन कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए कि यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, हो गया। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने के काम आता है। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि A, B और D सही है, मतलब A सही है, B सही है और D सही है। सेकेंड वाला A, B, C, मतलब A है सही, B सही है और C सही है। और थर्ड ऑप्शन कर रहा है B, C, D सही है, B, C और D। फोर्थ ऑप्शन कर रहा है कि A, C और E सही है। तो बताइए इसमें से खेजड़ी वृक्ष के बारे में आप बताइए, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हट जा रहा हूँ, थोड़ा साइड हो रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए, उसका आंसर बताइए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे आप। देखिए एक और वृक्ष होता है ओक नाम का, उससे आप कंपैरिजन इसको करेंगे, घबरा जाएंगे। देखिए एक ओक वृक्ष होता है और ये खेजड़ी वृक्ष, दोनों में अंतर होता है। ये खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में मिलता है, यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन मतलब ये वाला सही हो जाएगा। और इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही होती है, सही ऑप्शन है। और देखिए थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जल संचित जो यह वृक्ष है, जैसे अपने तने में जल संचित करने वाली बात जो ये जो स्टेटमेंट है, यह ओक वृक्ष के बारे में है। यह ओक एक वृक्ष होता है, ओक, उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि ये ऑप्शन इसके लिए सही नहीं होगा। देखिए उन दोनों ऑप्शन को, ओक वृक्ष का ऑप्शन और ये खेजड़ी वृक्ष का ऑप्शन एक ही में मिला दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है यह ओक वृक्ष के बारे में बताया गया है। और देखिए इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई बनाने के काम आती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पत्तियां होती है। तो ये ई वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब देखिए कौन सा है, A, B और D। A, B और D किस ऑप्शन में है?
पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब ए बी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। आ रहा है ना मजा? तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10। देखिए दोस्तों, इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो ऐसे मिलान करने के लिए इसको देता है। तो मिलान कैसे किया जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहासकार और पुस्तक। इतिहासकार और पुस्तक को मैच करना है कि कौन कौन इसमें सही है। तो जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिया है। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक का नाम होता है कातिस नासिरी, फ़ख्र अल-मुदब्बिर फुतुहात उस-सलातीन, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, कुतुब इब्न बतूता किताब उल रहला। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है, यही इसमें टिक करना है। तो देखिए मिन्हाज उस सिराज तबक़ात नासिरी की है, सही है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही की है, ठीक है। इब्न बतूता की किताब का नाम है किताब उल रहला, किताब उल रहला ये भी सही है। लेकिन थर्ड मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। तो गलत वाला ही पूछ रहा है कि कौन गलत है, मतलब कौन सही नहीं है। तो सेकेंड वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आदाब उल हर्ब। इसके पुस्तक का नाम है फ़ख्र मुदब्बिर, ये व्यक्ति का नाम है, इतिहासकार है। इसके पुस्तक का नाम है आदाब उल हर्ब। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का प्रश्न ये एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी में बहुत पूछा जाता है। ये एसएसटी का पोर्शन चल रहा है। तो देखिए एसएसटी में ये सब है। तो स्थान दे दिया है, मिलान करना है, और स्थान का नाम दिया है, और वर्तमान राज्य जो होता है उसमें मिलान करना है। तो चिरांद कहाँ है, कश्मीर, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, उसको मिलान करना है। इस टाइप का जो प्रश्न होता है इसको कैसे मिलान करेंगे, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इस टाइप का जो प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम उसको टारगेट करेंगे जो हमको पहले से पता है। तो देखिए मैं तो जानता हूँ चिरांद जो है बिहार में, तो पहले का 4 देखिए कहीं, मतलब चिरांद पहले पे 4 ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले का 4 कहीं दिख रहा है, पहले का 4 नहीं है, 4 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है 4, पहले पर 4, मतलब ये पहले पर 4 नहीं, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिना कुछ किए मैच हो गया। अब देख लीजिए मिला कर देखिए, सही है। बोल जो हो मैं जानता हूँ, बोल जो कहाँ पे है, कश्मीर का है। तो सी का देखिए, सी का फर्स्ट है, कश्मीर है, मतलब सी फर्स्ट है। देखिए ए बी सी फर्स्ट है कि नहीं, तो ऐसे मैच हो जाएगा। कम से कम 1-2 जो भी पता है पहले उसको मिलाइए। अब देखिए फिर ऑप्शन देखिए, एक मिला लेंगे तो भी कभी कभी मिल जाए, कभी कभी 2-2 ऑप्शन मैच करता है। तो यहाँ पर तो एक मैच कर रहे हैं, तो तुरंत यही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो देखिए ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए कि क्या हम लोग सीखने वाले हैं। और देखिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसका भी फायदा हो जाए, तो उसको बहुत मज़ा आएगा कि आप भी बहुत अच्छा वीडियो देख लेते हो, ठीक है। तो ये वीडियो आप जरूर उसको भेजिएगा, उसका फायदा हो जाएगा, आपके सहपाठी का, आपके क्लासमेट का, आपके साथ आपका जिगरी दोस्त का भी फायदा हो जाएगा, जरूर भेजिएगा। तो देखिए इस टाइप का जब प्रश्न आता है तो इसमें मिलान करने के लिए कुछ ऐसे दे देता है, तो इसमें भी बच्चे बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले उस पॉइंट को पकड़िए जो आपको पहले से पता है, मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो देखिए मैं इसको जानता हूँ कि वजी क्या था। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए तो मुझे इसमें से अब देखना है कि मुझे कौन सा पहले से पता है। तो जो पता है, जैसे मान लीजिए वजी हमको पता है कि वजी इसमें जो था आरंभिक गणराज्य था, उस टाइम का आरंभिक गणराज्य था, इसलिए बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसमें देखिए बी का फर्स्ट कहाँ है, तो बी का तो फर्स्ट मतलब 2 ऑप्शन में मिल रहा है। मतलब ये तो समझ जाइएगा कि सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन नीचे का, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से ये वाला और ये वाला तो छोड़ दीजिए, मतलब समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये तो पहले छोड़ दीजिए और ये भी छोड़ दीजिए, इस पर फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि ये कन्फर्म है कि बी का पहला ही ऑप्शन सही होगा। बी का ये देखिए, बी का ये पहला 2 ठो दिया है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। तो इसको भी पता कैसे किया जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि एक और हमको पता चल जाए दूसरा, तो स्पष्ट हो जाएगा, या तो सभी पता होना चाहिए या तो कम से कम एक और पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई कंफ्यूजन कर रहा है। तो चलिए गारो पहाड़ी है, गारो, तो सी का इसमें जाना चाहिए। आरंभिक कृषि वहाँ पे होती थी, गारो पहाड़ियों में आरंभिक कृषि होता था उस टाइम। तो देखिए बी और सी मुझे पता है, बी का फर्स्ट होगा तो बी का फर्स्ट यहाँ पे मिल गया, ये 2 ठो मिल गया, तो ये या तो ये सही होगा। तो चलिए ये तो कंफ्यूजन कर दिया। अब दूसरा मिला लेंगे, यहीं से कंफर्म हो जाएगा।
गारो पहाड़ियाँ जो है तो इसमें आरंभिक कृषि होती थी। सबसे पहले कृषि गारो पहाड़ियों पर होती थी, तो सी का हो जाएगा फिफ्थ। सी का पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी का देखिए पांचवा कहीं दिया है, तो सी का ये पांचवा दिया है, और यहाँ पे सी का देखिए दूसरा दिया है। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि अब देखिए, अब मिला लेंगे आप पहले से अच्छा से। देखिए नर्मदा घाटी आखेट और संग्रहण के लिए फेमस था। वह जी आरंभिक गणराज्य हो जाएगा। और सी वाला देखिए गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि हो जाएगा। और डी का देखिए तीसरा आ जाएगा। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर था। अब तो एक बच गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर था। देखिए ऐसे लगता है, ऐसे आप समझ जाएंगे, ऐसे लगा लेंगे। और जरूर आप इसको एक लाइक दे दीजिएगा। ऐसे ही इससे भी अच्छा वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।